बोलो। हम्म हम्म, ठीक है फिर तो हम लोग शायद मैग्नेटिक डाइपोल निकालना सीख लिए थे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होता है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, और बोल रहा है कि इसके ऊपर जो है ऐसा वायर्स जो है इसके सेंट्रल की तरफ, यानी डायमीटर जो है उसी के आसपास में ऐसे वायर्स लिपटे हुए हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है n ऑफ टर्न्स है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मास ऑफ वायर जो है नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है, तो फाइंड फर्स्ट टॉर्क। टॉर्क कितना लग रहा होगा वायर्स पे, और सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यानी कि एक स्फेरिकल है, स्फेयर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट, मतलब कैसे n नंबर ऑफ टर्न्स के वायर रखे हुए हैं। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा ये हमें बताना है। करंट जो है I ऐसा बह रहा है। बोलो कितना आएगा। ध्यान से देखो तो m जो है हमें दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है, NI × πr², यानी कि NIA होता है NI πr²। ये अपवर्ड यानी कि डायरेक्शन देखे तो करंट के अलोंग हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब जो है अपवर्ड आ रहा है। क्या, तो टॉर्क जो होता है M × B होता है। यहाँ M और B के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं MB sin 90 डिग्री, नहीं sin 91 होता है। तो यहाँ से टॉर्क हमें मिल जाएगा NI πr² × B। ठीक है, ये टॉर्क आ गया। सेकेंड, 90 डिग्री इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर दिख रहा है और M इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम टॉर्क जानते हैं कि I अल्फा होता है, तो अल्फा इजकल टू बोल सकते हैं टॉर्क बाई I। टॉर्क है NI πr² × B। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बोलो, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। तो उसके हम पुट कर लिए। सर यहाँ पे एरिया में πr² क्यों लिया? ये ये तो जो, पूरे सरफेस पे है ना। हाँ तो ये हम इतना दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो सेंट्रल डायमीटर है उसी के अलोंग एकदम बहुत पतला सा है। तो यहाँ 4πr² क्यों नहीं लिया? एरिया है तो हमें देख रहे होंगे तो सर्कुलर दिखेगा, कैसे दिखेगा। सर लेकिन अगर वो पूरा स्फेयर पे है तो वो तो एक तरह से उसके सरफेस एरिया पे पूरा कवर्ड है। बट अगर पूरा हम अगर ठीक है, पूरा स्फीयर पे अगर होता तो हर एक लूप का एरिया लेना पड़ता, वो एरिया चेंज होता तो हमें इंटीग्रेट करके पता करना पड़ता। ठीक है, हम सरफेस एरिया नहीं ना लेते, हर एक लूप का एरिया लेते, हर एक लूप का एरिया अलग अलग आता, तो सारे का डायरेक्शन में दिख रहा होता तो हमें एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, इंटीग्रेट करके। यस सर, इस केस में बस बीच में है, मतलब एक हाँ, बस स्ट्रिप की बीच तरह। में एकदम पतला सा है।
स्ट्रिंग मतलब बोल सकते हैं कि उसके जो एक इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, जैसे सेम हेमी उससे अगर कट करेंगे तो हेमिस्फेयर में हेमिस्फेयर। डिवाइड हो जाए। ठीक है। यस सर। एक बोल रहा है कि ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ ध्यान से तो ये इसका परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है, ये एंगल 30 डिग्री दिखा रहा है, यानी कि एरिया वेक्टर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये एरिया वाला जो है इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है। बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में है। तो फाइंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, वही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। ऑर्बिट में घूमता है तो इसलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं। सेकेंड, टॉर्क, पहले मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें फिर टॉर्क। क्लियर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें करंट चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा, यानी कि आई इंटू ए होता है। तो हम बोलो हम लोग लिखते हैं आई क्या होगा, क्यू बाई टी लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या? नहीं याद है तो चलो कोई बात नहीं। टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r/v। आर का भी फॉर्मूला होता है, भी का भी फॉर्मूला होता है। चलो अगर हमें नहीं पता है तो हम जानते हैं वोर्स ऑर्बिट से कि एल जो होता है NH/2 पाई होता है। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये चीजें जानते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि mvr जो है एन, NH बाई फर्स्ट 2 पाई। एन तो 1 हो जाएगा, फर्स्ट के लिए है तो एन तो 1 लिख सकते हैं। तो mvr इजकल टू इतना आ गया, तो टाइम पीरियड यहाँ से कितना आ जाएगा? बोलो। v को हटा देते हैं तो v इजकल टू लिख सकते हैं h/2 पाई m, ये हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर इंटू m/h, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा टाइम पीरियड। तो करंट अगर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कि आई इजकल टू क्यू बाई टी होता है, तो हो जाएगा QH/2 पाई r स्क्वायर इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो m हमें क्या मिलेगा, आई इंटू ए, यानी कि आई जो आ गया QH/2 पाई r का स्क्वायर इंटू एम इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। पाई आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई, बस ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, m इजकल टू चार्ज ई होता है EH/4 पाई m, ठीक है। ये आ रहा है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे एक चीज नोट करना है, ध्यान देना है,
ठीक है, इसे याद रखना है। यहाँ पे m जो आ रहा है वो EH अपॉन 4πm आ रहा है, एंड हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम NH n अगर 1 है तो h अपॉन 2π लिख सकते हैं। अगर n होता तो यहाँ भी n आता, ठीक है, अगर शुरू से n लिए रहते तो यहाँ n आता। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें, ठीक है, यानी कि अगर हम m/l का रेशियो ले लें तो यहाँ ध्यान से देखो क्या मिल रहा है हमें, h अपॉन 2π कट जाएगा, E/2m हमें मिल रहा है, यानी कि Q/2m। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अगर वो रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है Q/2m आता है। तो इस चीज को हम लोग याद रख सकते हैं। याद रखने से हमें बहुत सारे सवाल करने में बहुत ही फायदा मिल जाता है। क्लियर है? ऊपर वाले केस में अगर हम टॉर्क फाइंड करें तो टॉर्क जो होता है m क्रॉस b होता है, यानी कि mb, दोनों के बीच में एंगल sin 30 डिग्री दिख रहा है, sin 30 लिख दिए, तो ये EHB/8πm हमें दिख रहा है टॉर्क। तो ये तो निकालना आसान है, m आ गया तो ठीक है। तो इस वाले जो कंडीशन हम बोल रहे हैं, ये वाला चीज इसे याद रखना है कि m/l रेशियो जो होता है Q/2m होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, एक यहाँ पे ऐसा रिंग है, इस रिंग पे ऐसे चार्ज जो है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस जो है R है, और ये जो है इसके अबाउट ऐसा ओमेगा से घूम रहा है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि भाई हमें m का वैल्यू पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो एक तो मेथड है कि हम यहाँ से करंट ले लें, I इंटू ए कर दे, ठीक है। Q चार्ज जो है ओमेगा से घूम रहा है तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा हो जाएगा। तो हम मेथड 1 बताते हैं, या ट्राई करोगे एक बार? ट्राई करो। यहाँ Q चार्ज ओमेगा से घूम रहा है तो टाइम पीरियड तो हमें दिख रहा है कि 2π/ओमेगा होगा, तो हम करंट लिख सकते हैं Q/T, यानी कि Q/2π। तो सर m ये अगर सब लिख, क्वेश्चन में कैसे पता चला कि आपको एक ही रोटेशन के बाद का करंट पूछ रहा? एक ही रिवॉल्यूशन के बाद किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो उससे चार्ज जो है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद और बार बार घूम रहा है। यस सर। तो हमें अगर करंट फाइंड करना होगा, एवरेज करंट, तो हम क्या करेंगे, एवरेज टाइम लेंगे, और एवरेज टाइम क्या आएगा, टाइम पीरियड ही आएगा, यस सर। ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पे m हम लिख सकते हैं I इंटू ए, तो Q/2π इंटू 2πr², अच्छा πr², सॉरी, एरिया तो पाई होगा। तो ये हमें मिल रहा है Q/r²/2, ठीक है। ये मेथड 1 था। हम मेथड 2 यूज कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम वाला। हम जानते हैं m/l जो होगा वो क्या होगा, Q/2m होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिंग क्या होगा बताओ, mr², यस सर। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि m इजकल टू Q/2m इंटू, अच्छा l इजकल टू, सॉरी, I ओमेगा ना होगा, ठीक, तो I हो गया mr², ये ओमेगा, यहाँ से
एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम से एम गया तो हमें मिल रहा है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। दोनों से सेम चीज आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि एल फाइंड करना, एल जो होता है वो आई इंटू ओमेगा होता है। आई अगर पता है तो ये सब चीजें हम लोग पहले से निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा काम जो होता है आसान हो जाता है अगर हम इस चीज को यूज करते हैं तो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं। एक रॉड है, इस पे चार्ज क्यू दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ये फिक्स है, ये एल लेंथ का है, चार्ज इस पे क्यू है, और ये जो है इधर ओमेगा से घूम रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि एम क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मन वैसे बना लो। एक तो हम लोग ले सकते हैं कि आर दूरी पे जाके डी क्यू एलिमेंट ले लें, उस डी क्यू के लिए डी आई लिख लें, उसके लिए डीएम लेके इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, कर सकते हैं। आ गया। हेलो, ठीक है, तुम चाहो तो किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। यहाँ से dx एलिमेंट लेके भी हम लोग घुमा सकते हैं आर दूरी पे, उस dx के लिए di लिखेंगे, dm लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l तक, तब भी यही आंसर आना है। हो जाएगा। और यहाँ से l वाला फॉर्मूला यूज कर ली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी एंड पे रॉड के लिए ml²/3 होता है। वही अगर हम सेंटर में एक्सिस दिए होते तो आई क्या लेते, बोलो। हाँ, ml²/12। ठीक है, ml²/12। अब है एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी डाइपोल को रखते हैं तो कितना एनर्जी होगा उस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा हम लूप रख के ऐसा ओमेगा से लेट से घुमा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओमेगा थीटा जो होगा हम ओमेगा इंटू टी कह सकते हैं। तो किसी टाइम टी पे अगर ये एंगल थीटा बनाया हो तो हम टॉर्क लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं टॉर्क इजकल टू होगा एम बी साइन ऑफ थीटा। तो अगर कोई भी चीज रोटेट हो रहा होता है तो वर्क डन हम लिखते हैं कि टॉ इंटू डी थीटा होगा। ठीक है, तो हम पूरा डायरेक्टली जा रहे हैं। वर्क डन बाई अगर हम एक्सटर्नल एजेंट लें कि इसे ओमेगा जो थीटा से घुमाए तो टॉर्क लगा रहा होगा तो टॉ इंटू डी थीटा होगा। अगर हम इसे थीटा 1 किसी एंगल से थीटा 2 ले जा रहे हैं तो
हम यहाँ लिख सकते हैं एम बी कॉन्स्टेंट है तो एम बी बाहर आ जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट जब भी रोटेशन होगा तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग 90 डिग्री को लेते हैं, तो हम 90 डिग्री से शुरू करेंगे। तो इस समय बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है, और थीटा 2 को हम बोल रहे हैं कि थीटा है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो है u है। तो इस केस में ये जो चीज रिप्रेजेंटेड है डेल्टा u, यानी कि u2 माइनस u1 रिप्रेजेंट है, जो कि हम लिख रहे हैं एम बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो यहाँ से अगर हम ये दोनों चीजें हम पुट कर देते हैं ये तो एक्सटर्नल यहाँ फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव का है, ठीक है। यस सर, और कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में जिस फोर्स से वर्क करते हैं वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल यस क्या सर, बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव को। और वही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो इसलिए हम डायरेक्टली ले लिए कि जो भी थीटा 1 से थीटा ले जाने में जो चेंज इन वर्क डन हुआ है वो हमारा चेंज इन पोटेंशियल होगा, u2 माइनस u1। अगर हम ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है कि u इजकल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज आ रहा है, जिससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं u इजकल टू माइनस एम डॉट पी। याद करो कि जब हम लोग डाइपोल पढ़ रहे थे तो डाइपोल मोमेंट को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी यही आता था, माइनस पी डॉट ई, ठीक है। यस सर, टॉर्क आता था P क्रॉस E, तो यहाँ टॉर्क आया M क्रॉस B। पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E आता था, तो यहाँ पे माइनस M डॉट B आता है। तो सारा कुछ हम एक जगह और लिखाएंगे भी, दोनों का कंपैरिजन क्या क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये चीज आता है पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी डाइपोल मोमेंट यानी कि करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो। इसके बारे में और चर्चा करेंगे जब बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तब। फिलहाल अब देखते हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, पैरेलल में रखा हो तो क्या होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वायर है और एक यहाँ पे वायर है, इसमें करंट ऐसा I1 बह रहा है, इसमें करंट I2 बह रहा है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स से कि d है, ठीक है। हम इस वायर को 1 बोल रहे हैं, इस वायर को 2 बोल रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 क्या होगा ठीक है, यानी कि सेकेंड वायर पे पहले वायर के कारण फोर्स हमें पता करना होगा। तो कैसे लगेगा फोर्स ये सबसे पहले जानते हैं। तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट में करंट है, तो इस करंट की वजह से सेकेंड वायर जहाँ पे है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम डायरेक्शन के साथ बनाए तो करंट का डायरेक्शन हमें दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कि यहाँ पे इसके आसपास में ऐसा इनटू द प्लेन होगा। ये हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, जिसका वैल्यू हम बोल सकते हैं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी होगा। यही होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। अब ये तो आ गया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड।
अब ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, उसमें एक हमें वायर दिख रहा है जिसमें करंट है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम एल लेंथ ले लें, कि अगर हम एल लेंथ लें तो इस एल लेंथ पे का फोर्स जो होगा F इक्वल टू होता है आई एल बी। 90 डिग्री है तो आई एल बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन जो होगा वो होगा आई टू, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई डी। ये हमें मिल रहा है F21 यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन फॉर लेंथ L। सिमिलरली अगर हम देखना चाहें तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू जो होगा इसी का बराबर होगा। डायरेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्शन जो है इस फोर्स का हमें यहाँ पे इधर की तरफ लगता हुआ दिख रहा है। और वैसे ही हम देखें तो फर्स्ट वाले के कारण यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के हम लिख सकते हैं। तो इसका भी मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड जो है यही आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी इंटू एल लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे एक एफ टर्म डिफाइन करते हैं हियर। एफ एफ को बोल रहे हैं हम फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों पे सेम रहेगा। और वो एफ जो है ये आ रहा है म्यू नॉट आई वन आई टू बाई लेंथ को हम वन कर दिए तो टू पाई टी। ठीक है, ये फोर्स जो है दिख रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव नेचर का है, अपोजिट डायरेक्शन में होता तो रिपल्सिव होता। करंट सेम डायरेक्शन, अट्रैक्टिव, करंट अपोजिट डायरेक्शन, रिपल्सिव। ठीक है, करंट अगर हमें दिख रहा है कि सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्टिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जो कि एचसी वर्मा में पढ़ोगे। तो 35 वाले चैप्टर में दे रखा है। तो ये चीज आता है हमारा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये चीज का ध्यान रखना है। अगर एल लेंथ पे हमें निकालना है तो इसमें एल से मल्टीपल करना पड़ता है। इतना बात में किसी को दिक्कत? सर पर यूनिट मतलब 1 मीटर। हाँ, मतलब एक यूनिट लेंथ के लिए, लेंथ से हम डिवाइड कर दे रहे हैं 1 मीटर के लिए। जैसे यूनिट में लेंगे तो 1 मीटर के लिए। और एक चीज, यहीं से हम लोग 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अगर हम डी को 1 रखें, आई वन आई टू को 1 रखें तो जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो 2 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। दिख रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10⁻⁻7 बोलते हैं। आई वन आई टू अगर 1 रख दें, डी को 1 रख दें तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 होगा। बोलो। यस सर। तो यहीं से 1 एम्पियर का डिफिनीशन होता है। अगर हम 1 एम्पियर रखें, हम उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे, एंड डी इक्वल टू 1 मीटर रखे तो यहाँ से हमें फोर्स मिल रहा है म्यू नॉट यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, तो यहीं से हम लोग 1 एम्पियर करंट जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट में डिफाइन करते हैं वो क्या करते हैं, क्या कि अगर दो वायर्स 1 मीटर के दूरी पे रखे हों और दोनों में हम सेम करंट पास करें और इतना फोर्स लग रहा हो तो करंट जो डिफाइंड है वो कितना है? 1 एम्पियर करंट डिफाइंड है। क्लियर है? तो जो डिफिनीशन हम लोग पढ़े होंगे 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में, वो यही इसी से डिफाइन करा गया है।
ठीक है, इस चीज को उल्टा लिखा गया है कि अगर 1 मीटर पे 2 वायर रखे हो और फोर्स इतना लग रहा हो, दोनों में सेम करंट हो, तो करंट 1 एम्पियर होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देख के करो। इधर ये y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वायर है जो z एक्सिस में है और ये जो करंट है ये बाहर की तरफ इसमें ऐसा निकल रहा है, ठीक है। और एक वायर जो है यहाँ पे रखा, ठीक है। ये वायर एक PQ रखा हुआ है, इस प्लेन में है, यहाँ से ये एंगल ऐसा बन रहा है। ये जो है ऊपर है ये 30 डिग्री बन रहा है और नीचे ये 60 डिग्री बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि करंट कितना, फोर्स कितना लग रहा होगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन रॉड PQ। फाइंड नेट फोर्स ऑन रॉड PQ, यानी कि वायर ही है तो उस रॉड पे कितना फोर्स लग रहा है वो चीज पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। करंट जो है एक वायर यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है जो कि वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन के लॉन्ग है, उसमें करंट बह रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर से प्लेन के बाहर निकलता हुआ करंट दिख रहा है। कैसे कर रहे हो? हम्म, यहाँ पे देखो तो इस वायर के हर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट नहीं है, तो हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y दूरी पे जाएंगे और एक छोटा सा एलिमेंट dy ले लेंगे, ठीक है। इस dy पे अगर हम लोग देखें तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। ये हमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I, ठीक है। इसमें करंट इधर I2 बह रहा है बिना करंट के, तो ठीक है ये I1 I2 है, तो इधर B1 होगा। यहाँ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अगर हम ये भी एंगल थीटा ले तो वो एंगल थीटा दिख रहा है। dy में करंट जो है इसमें ऐसा बह रहा है I2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन एलिमेंट dy एलिमेंट पे अगर हमें फोर्स लिखना हो तो हम वहां से लिख सकते हैं क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी जो है यहाँ पे, अगर ये अच्छा ये सॉरी ये डिस्टेंस, सर आपका बैटरी बहुत कम है। हाँ ठीक है, बिजली भी नहीं है, चल जाएगा, आधा एक घंटा तो चल ही जाएगा। ये चीज ए दे रखा है, तो ये ए हो गया, ये वाई, तो ये हमें क्या दिख रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फोर्स हो गया। करंट तो I2 बह रहा है, लेंथ dy है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हम साइन थीटा रख दिए, क्योंकि F इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसे हमें फाइंड करना है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ जो जो कांस्टेंट है उसे हम पहले बाहर ले लेते हैं। तो I1 I2 2 पाई, y चेंज हो रहा है और क्या साइन थीटा चेंज हो रहा है। तो साइन थीटा को हम लोग यहाँ से क्या रख सकते हैं बोलो? y बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा y बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रल dy। ठीक है, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं ना अब? बोलो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? सो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को t पुट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 2y dy इक्वल टू dt। तो इस चीज को अगर हम यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा f इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई y dy को dt बाई 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया 1 बाई t ln dt। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट क्या करें? x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, तो ये q से p तक, ये जो था 30 डिग्री था a, तो हम ये लिख सकते हैं क्या a के टर्म में कि a tan 30 डिग्री होगा? ये वाला लेंथ हम लिख सकते हैं कि a tan 30 डिग्री होगा। यस सर। ठीक है, ऊपर वाले फिगर में लिखते हैं। ये ध्यान से देखो, ये a है तो ये a tan 30 डिग्री, और ये जो दिख रहा है a tan 60 डिग्री। तो हम लिमिट कहाँ से कहाँ पुट कर सकते हैं? तो माइनस a tan 60 से a tan 30 तक से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सॉरी, यहाँ पे a स्क्वायर होगा, तो ये भी a स्क्वायर आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ln 3 शायद बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ लिख ही देते हैं। आंसर आता है म्यू नॉट 4 पाई इंटू ln 3। इतना में किसी को दिक्कत? सर ये फाइनल वाला जो हम लोग का फॉर्मूला आया है, इसको जनरलाइज किस मेथड मतलब किस में कर सकते हैं, किस किस केस में? जब दो पैरेलल वायर्स हो इनफाइनाइट लेंथ के, ठीक है, उसी केस में हम लोग सर उसको किसी भी जनरलाइज लेंथ रख। पर इंक्लाइंड मतलब? हाँ, मतलब d दूरी पे होना चाहिए इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि जो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज किए हैं, इनफाइनाइट वाला यूज किए हैं। इनफाइनाइट वायर में अगर करंट बह रहा हो तो उसके यस लिए सर। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, तो उसी के लिए जनरलाइज। ठीक है, और पैरेलल करंट होना चाहिए, या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे दिख रहा था ln 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है, चेक कर लेना। tan 30 1/√3
√3, तो ये हो जाएगा 4/3 है ये y स्क्वायर। ठीक है, जो भी आ रहा होगा लिमिट पकड़ के सॉल्व कर लेना। 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो एक ये होमवर्क दे रहे हैं, इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे एक वायर दे रखा है जिसमें करंट I बह रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसके बाजू में बगल में एक ऐसा कॉइल रखा हुआ है जिसमें करंट बह रहा है, यानी कि I0 है, इसमें जो करंट बह रहा है वो I दे रखा है। ठीक है, ऐसा करंट बह रहा है। ये जो दूरी है इसके सेंटर से ये दे रखा है 8 × A है, और ये जो दूरी है वो A है। वहां से तो नहीं, यहीं से ले लो, आसान पड़ेगा। ये दूरी को N ले लो, ये A है। तो बोल रहा है फाइंड फोर्स ऑन प्लेन। ठीक है, यानी कि इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा ये बताना है, फ्रेम। ठीक है, जो वायर का फ्रेम है इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। एंड सेकेंड, वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री। ठीक है, अगर इसको 180 डिग्री इस एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करना चाहते हैं तो कितना हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे ही 1, ठीक है, N × A ये दूरी है। ठीक है, हो जाएगा। फोर्स तो हम लोग हर वायर पे निकाल सकते हैं। दिख रहा है कि जो ये दोनों वायर्स हैं इन दोनों पे तो मिलके 0 ही हो जाएगा, तो जो बचेगा ये वाला वायर और इस पे बचेगा। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग इसमें यूज करते हैं उसके बारे में। तो पहला है वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर जो होता है ये हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी, मान लेते हैं कि हमें कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को सीधा सीधा फेंकना हो तो चार्ज पार्टिकल को हम चाहते हैं कि किसी रीजन में वो सीधा ही जाए, तो कैसे जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल ले रहा था कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे फेंक दिए, तो वैसे फेंकेंगे तो ये सीधा कैसे आया होगा। ठीक है, तो वही चीज है कि हम कैसे, यानी कि यहाँ पे हम सीधा कैसे देखेंगे उस चीज पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे दो प्लेट्स लगे होते हैं, जैसे कैपेसिटर के प्लेट्स होते हैं, यानी कि कंडक्टिंग प्लेट्स है। एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और दूसरे पे निगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे पे क्या है, ऐसा निगेटिव चार्ज। तो हमें दिख रहा है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे निगेटिव चार्ज, तो इस रीजन में हमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस रीजन में हमें ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। इसी रीजन में हम और भी ऐसा इनटू द प्लेन, यानी कि जिस फिगर दिख रहा है वैसे इधर की तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर दिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब हम चाहते हैं
कि यहाँ से किसी एक चार्ज को हम v नॉट स्पीड से अंदर फेंकें। तो अगर हम v नॉट स्पीड से फेंकेंगे और वो चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे आ जाता है v नॉट स्पीड से चलते हुए, तो हमें दिख रहा है कि अगर मान लेते हैं वहां उसका स्पीड v नॉट है, तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे। चार्ज q है तो नीचे की तरफ F ही लग रहा होगा, जो कि q इंटू ई लग रहा होगा, और v क्रॉस b से अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसे बोल सकते हैं q v नॉट इंटू b लग रहा है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर का यही काम होता है कि अगर हम इसे फेंकें तो कितने स्पीड से फेंके कि ये सीधा सीधा चला जाए। तो ये सीधा जाने के लिए टू फॉलो स्ट्रेट पाथ होने के लिए यहाँ हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। यानी कि इस केस के लिए अगर ध्यान से देखो तो हमें वेलोसिटी क्या मिलेगा, तो हम यहाँ से q इंटू ई यूज कर सकते हैं। q से q गया तो हमें v नॉट जो मिल रहा है वो e बाई b मिल रहा है। तो यही जो वेलोसिटी है ये हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर है। ठीक है, यानी कि हम इतने के स्पीड से फेंकते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इससे विदाउट डेविएटेड सीधा सीधा चल जाएगा। अगर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ तो, या वेलोसिटी के टर्म में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो हम प्लेस कर दिए हैं। अगर वेलोसिटी इससे कम रहा तो मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा और पार्टिकल जो है नीचे की तरफ पैराबोलिक से पाथ फॉलो करेगा। वही अगर वेलोसिटी ज्यादा रहा तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। दिख रहा है? ठीक है। दूसरा मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे आयंस हैं, उसमें से पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयंस, इन सबको हम अलग करना चाहते हैं, तो हम इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से उसे हम फेंकते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज यूज टू separate ions on the basis of mass to charge ratio। ठीक है, यानी कि Q बाई M रेशियो के बेसिस पे ये जो है आयंस को अलग अलग करता है। कैसे करता है तो चीज देखते हैं हम लोग। ऐसा दो सेपरेशन लगा होता है, ठीक है, यानी कि ये ऐसा सेपरेट करने के लिए, यानी कि इससे चार्ज पास ना करे। यहाँ पे एक बहुत ही पतला महीन सा ओपनिंग होता है। इस रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन या किसी भी यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम मान लेते हैं क्रिएट करके रखे हैं। इधर भी ऐसा ही है, लेकिन इसके सटे हम लोग यहाँ पे एक वेलोसिटी सेलेक्टर भी लगा देते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी सेलेक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है, ये वेलोसिटी सेलेक्टर इसलिए लगा होता है कि ये हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी स्पीड से फेंक रहे हैं तो वही चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास करे जो सीधा सीधा गया। बाकी अगर इतना स्पीड से कम होगा तो कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। जो स्पीड मान लेते हैं कि भी ई बाई बी को फॉलो कर रहा होगा, वही हमारे यहाँ सेम स्पीड से सारा का सारा चार्ज पार्टिकल मिलेगा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये चार्ज या तो सीधा जा सकता है या फिर ऐसा जा सकता है या फिर ऐसा जा सकता है। तो फर्स्ट पाथ अगर दिख रहा है तो v क्रॉस b से इधर हमारा पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, सीधा सीधा जो होगा वो न्यूट्रल वाला मिलेगा,
और इधर जो मिलेगा वो हमें कौन सा मिलेगा, नेगेटिव आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में नेगेटिव आयंस, न्यूट्रल आयंस और पॉजिटिव आयंस हमें मिल गए। तो ये जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं दो पॉजिटिव आयंस है तो एक ऐसा गया, दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो mv/qb होता है। अब यहाँ पे हमने v नॉट सबका v रखा है, v नॉट रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि q/m रेशियो से r जो है प्रोपोर्शनल टू m/q रेशियो है। जिसका मास बाय चार्ज रेशियो ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसका कम उसका कम होगा। तो इसके बेसिस पे हम आयंस को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर वर्क करता है। क्लियर है इतना? बोलो। Yes, हेलो। sir. नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन जैसे कि अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट या कहीं भी हम लोग चार्ज को हमें फेंकना होता है। अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट में चार्ज को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ भाई एक गोल्ड फॉइल है, उस पर हम लोग अल्फा पार्टिकल को दे के फेंक रहे होते हैं। तो जरा सोचे हम, तो हमें ध्यान आया कि हम आखिर उस चार्ज पार्टिकल को अल्फा को पकड़ के हाथ से फेंकते होंगे क्या, या गुलेल से, या गन से, कैसे फेंकते होंगे? कुछ तो रीजन होगा। वो चार्ज पार्टिकल एकदम दूसरा, उसे हम फेंकेंगे कैसे? यानी कि हम उस वेव बम्बार्ड करा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो वहां पे ये चीज आता है हमारा साइक्लोट्रॉन। यानी कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना हो, फेंकना हो, तो हम लोग साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। ये कैसे वर्क करता है? तो मान लेते हैं कि ये हमारा बेस हो गया, ठीक है ना, कि टेबल टाइप का। तो इस पे जो होता है कि दो ऐसे डी शेप के कंडक्टर्स रखे होते हैं। ठीक है, एक ऐसा है, एक बाजू में। ठीक है, ऐसा दो डी शेप का हमें ऐसा कंडक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, सेम साइज रहता है। इसे हम लोग बोलते हैं डीज। ये जो होता है कंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं हम कि इस रीजन में हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं, दोनों के दोनों रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर दिए। और इस दोनों के बीच में से हम एक ऐसा कोई भी बैटरी से सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। ये एसी सोर्स होता है। एसी सोर्स यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, एसी सोर्स है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मान लेते हैं अगर किसी समय पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव शो कर रहा है, तो हमें जो है इस दोनों के बीच में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड भी नजर आएगा। ठीक है, तो इधर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है और यहाँ पे बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ही इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या होता है तो उस चीज को अब समझते हैं। हम उसी डीज को ऐसे हम बना रहे हैं कि एक डी हो गया, दोनों के बीच में हम गैप ज्यादा दे रहे हैं ताकि हम समझ सकें। ये दूसरा डी हो गया। ठीक है, दोनों साइज बराबर है, रेडियस बराबर है। हम क्या किए कि इस दोनों डीज को हम एक ऐसा एसी से, यानी कि इसे हम बोलते हैं एसी सोर्स या फिर ऑसिलेटर, साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर, यानी कि ये ऑसिलेट करता है। मान लेते हैं किसी समय पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ था। तो इस क्यू पे फोर्स जो लगेगा वो इधर की डायरेक्शन में लगेगा।
इस रीजन में अगर हम देखें तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड भाई ऐसा इनटू द प्लेन है। इस रीजन में जब ये चार्ज पार्टिकल आया, इसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आया तो ये ऑसिलेटर जो है यहाँ पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था, अब इधर लगने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ से जैसे आया तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। फिर यहाँ आया तो इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। फिर ये ऐसे आया, फिर ये फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, और ये ऐसा ही फॉलो करता रहेगा। यानी कि बीच वाले रीजन में इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ा रहा है, और हमें डीज वाले में दिख रहा है कि ये जो है इसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि एकदम ऐसा जब ये अपने लिमिटिंग केस में आ गया हो, उस केस में ऐसा अगर आएगा तो ये आके यहाँ पे ओपनिंग रहता है, यहाँ से सीधा सीधा ये निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है तो किसी स्पीड v0 से हमें ये चार्ज पार्टिकल मिल जाए। जो रेस्ट पे था उससे हमें दिख रहा है कि हम कोई एक मैक्सिमम स्पीड तो v0 से इसे हम बाहर फेंक दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो इसका स्पीड हर आधे रोटेशन के बाद बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सोर्स का डायरेक्शन जो होगा हर समय, यानी कि जब भी पार्टिकल गलती मार के आ रहा है, जब भी बीच वाले रीजन में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर दे। ठीक है, रोटेशन का टाइम पीरियड अगर हम टी बोलते हैं तो टी इक्वल टू होता है 2πm/qb। ठीक है, तो यही टाइम पीरियड हमारा इस ऑसिलेटर का भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इट्स डायरेक्शन changes after every half rotation। हर हाफ रोटेशन पे इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो चेंजेस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऑलवेज सपोर्ट, यानी कि इट ऑलवेज ट्राइज टू इंक्रीज वेलोसिटी। वेलोसिटी ये हमेशा इंक्रीज करना चाहेगा, हमेशा ही रखना चाहेंगे, यानी कि स्पीड बढ़ता जाए। ठीक है, और इधर ध्यान दें तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज is equal to time period of changing direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है वही हमारा चार्ज का भी होना चाहिए। टाइम पीरियड हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑसिलेटर और चार्ज दोनों जो होंगे रेजोनेंस कंडीशन में होंगे, यानी कि बोथ चार्ज एंड ऑसिलेटर हैव सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये होता है यानी कि रेजोनेंस कंडीशन ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, तो 1/टाइम पीरियड यानी कि qb/2πm होगा। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर भी घूम रहा होगा और चार्ज भी रोटेट कर रहा होगा। इतना बात में कोई दिक्कत?
बोलो। नो सर। ठीक। इसके बाद अगर हम इसी में थोड़ा बहुत ध्यान दें, क्या करो मैक्सिमम स्पीड कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि सिंस आर जो होता है एम भी बाई क्यू भी होता है, ठीक है, हमें वेलोसिटी निकालना है और बोले कि जो रेडियस ऑफ डी है, यानी कि डी जो रेडियस है उसे अगर हम आर बोलते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी वी नॉट होगा वो कितना होगा, क्यू बी, किसी चार्ज पार्टिकल क्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है आर बाई एम होगा। यानी कि ये जो है ये हम देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन टू चार्ज, ठीक है। किसी एक डी में, डीज में अगर हम बोल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दिए, रेडियस फिक्स कर दिए। अब चार्ज बाय मास रेशियो के हिसाब से हम देखें तो उसे हम किसी का मैक्सिमम वेलोसिटी दे सकते हैं। जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज बाय मास रेशियो सबका अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो v है ये प्रोपोर्शनल टू b है, प्रोपोर्शनल टू r है। ये कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा, और ये जो q बाई m रेशियो हम बोल रहे हैं ये गिवन चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम साइक्लोट्रॉन मिल चुका है, बना चुके हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस फिक्स होगा। तो यहाँ से अगर फिक्स होगा तो चार्ज बाई मास रेशियो से हम मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं, तो एक लिमिटेशन होगा, हम इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं दे सकते हैं, कुछ न कुछ लिमिटेशन होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर ये हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड जो है इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कितना दे सकते हैं, एनर्जी गिवन टू चार्ज, यानी कि इस साइक्लोट्रॉन से मैक्सिमम एनर्जी कितना दे सकते हैं, तो स्पीड दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगा और मैक्सिमम हाफ एम बी नॉट स्क्वायर होगा। तो रख के सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m मिलेगा। तो ये हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। सर वो हेलो। जो चार्ज जब मूव करेगा हाँ सर, तो वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा अपने अराउंड? करेगा। तो उसको कंसीडर फिर नहीं करते हैं? नहीं तो यहाँ एक चार्ज है उसकी वजह से क्यों करेंगे, ठीक है, उतना इफेक्ट को अगर हम देखने लगेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, उसके कारण भी तो आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ एक चार्ज पार्टिकल उसे स्पीड दे रहे हैं तो उस फैक्टर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई चार्ज के पास स्पीड है। सर अगर उसको निकालना होगा तो फिर कैसे निकालेंगे? जो वेलोसिटी आएगा अगर हम मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी, तो फिर भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। करंट उसके अपोजिट होगा। हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन अगर मान रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट होगा, ऐसे करके बना सकता है। हाँ, बायोट सेवर्ट लॉ देखे थे ना कि चार्ज पार्टिकल के लिए भी, यस सर, हाँ सर। तो उसी से, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, बैटरी भी कम हो गया है। इसके बाद हम लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद हाँ ये सब चीजें हैं कि अगर हमारे पास बार मैग्नेट रहा तो उसका हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखते हैं, और कोई भी एक मैग्नेट सिर्फ डाइपोल में ही क्यों एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो एटॉमिक लेवल पे, यानी कि जो शुरू में हमें पढ़ना चाहिए था वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यानी कि एटॉमिक लेवल में कैसे हम देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल है वो मैग्नेट
कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट हो रहा है, वो मोनोपोल में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और वैसा अगर दिया रहेगा तो हम कैसे उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे भी और थोड़ा फास्ट भी चलेगा, क्योंकि जो भी कहानी होगा देखोगे कि वो सारा का सारा कहानी हम लोग करंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सारा चीज हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर लास्ट में एक टेबल बना के लिख लेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा तो उसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज बच जाएगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म सर और बुकलेट अब बना सकते हैं ना पूरा? हाँ, बुकलेट अब पूरा बना सकते, अब जो भी बचा थ्योरी ही बचा है। ठीक है, और एच.सी. वर्मा में चैप्टर नंबर 34 35 हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास के बाद 36 भी हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट के बाद 37, यानी कि अब एक एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू अच्छा, सर। एक चीज और, कल 5:10 से कर सकते हो मैग्नेटिज्म का, क्लास नहीं है ना तुम लोग का? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं है, ठीक है फिर। तो कल वही 3:30 से शायद हम लोग का वो सेमीकंडक्टर का क्लास होगा, उसके बाद मैग्नेटिज्म का कर लेंगे। सोच रहे हैं इस वीक खत्म हो जाए मैग्नेटिज्म, ज्यादा अच्छा है, फिर ईएमआई चलेगा, तो ईएमआई और एसीएमडब्ल्यू मिला के 8 से 10 लेक्चर सही होंगे, तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, और इधर जो चल रहा है सो चल ही रहा है। सर ईएमआई कब तक खत्म होने का? ईएमआई में 6 लेक्चर का आसुस लगेगा, एसी में 2 से 3 लेक्चर और ईएमडब्ल्यू 1 लेक्चर, तो टोटल 10 से 12 लेक्चर हमें इधर चाहिए मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए। सर तो मतलब उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हैं ना? मॉडर्न फिजिक्स भी तो चल ही रहा है साथ में। सर मतलब पूरा अच्छा से, सिर्फ वही। हाँ, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बस थियोरेटिकल है, थ्योरी एकदम कहानी की तरह समझ जाओ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, कैलकुलेशन रहेगा गणित टाइप का। ठीक है, अगर कैलकुलेशन देता है तो रहेगा, करवाएगा कैलकुलेशन, नहीं तो बाकी कुछ नहीं सर और देता है। साथ में अभी ही कर लें वो इरोडोव की, बाद में फिर करेंगे, क्योंकि उसका टाइम टेकिंग होता है थोड़ा क्वेश्चन। किसमें का, कौन सा चैप्टर का? सर इरोडोव जनरली बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि जो मतलब रेलेवेंट नहीं है, बट अच्छा हाँ कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर देता है। हाँ, वो तो है। तो वो ठीक है, तो अभी अभी साथ में कर लें या बाद में फिर टाइम मिलेगा तो? साथ में तो अभी इधर ही 2-2 चैप्टर चल रहा है, टाइम मिल रहा है। नहीं सर, वही तो बोल रहा हूँ, हाँ, तो तो अभी उसमें रहने फिर दो, छूट जाएगा। ठीक है, अभी रहने दो। फिर से एक बार जैसे कि ये खत्म हो जाता है तो मॉडर्न फिजिक्स जब चलते रहेगा उसके बाद पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ एक चैप्टर चलता रहेगा हम लोग का, रे ऑप्टिक्स, तो उसमें बहुत टाइम मिलेगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे चलेगा, लगेगा कि खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उस समय करते रहना। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर, ठीक है फिर, तो कल 5:10 से ही रखते हैं। सर कल का लग क्लास करने दीजिए ना, हाँ, कल का क्या क्लास बोलो? छोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर पहले करना चाहते हो तो उस समय भी हो सकता है, 1-1:30 बजे। हाँ सर, पहले कर। पहले कल, ठीक है, कल रहने देते हैं, पहले का एक दिन डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, परसों, कल शायद टाइम नहीं मिलेगा पहले। सर सैटरडे को क्लास नहीं है तो उस दिन हो सकता है? हाँ, सैटरडे को मेरा 2 क्लास है, तो उस दिन भी 1-1:30 बजे से ही रखना पड़ेगा। सर कोई दिक्कत नहीं उसमें।
ठीक है, तो सैटरडे को 1:30 बजे से रखेंगे, ठीक है। और संडे को कर लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है फिर।